बच्चों, आपको इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं मॉडल सेट नंबर 1 झारखंड बोर्ड 10वीं का झारखंड बोर्ड से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग पीपीटी के ऊपर। तो मेरा पहला प्रश्न है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो तुम लोग को एक जगह एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है। तुम लोग अम्ल और क्षार में देख सकते हैं इस चीज़ को। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है वो कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस का एक सॉल्ट होता है, यानी लवण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लवण होता है जो हमारे इनेमल में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं। एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। सबसे पहले चूने के पानी को दूधिया कौन गैस करता है? तो तुम्हें याद होना चाहिए, जब CO2 को जब गुजारा जाता है चूने के पानी से CaOH होल 2 के साथ, तो ये क्या बनाता है? ये CaCO3 बनाता है। ये तुम लोग का याद होना चाहिए, जिसका रंग हल्का हल्का सफ़ेद यानी कि दूधिया रंग होता है। ठीक है, दूधिया रंग का होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सवाल पर आते हैं वापस से। तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को, जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसको हम HCl कोई अम्ल में डालते हैं तो होता क्या है कि इसमें से जो CO2 है ना, C ये O एक तरफ, CO2 एक तरफ, और यहाँ पे ये जो है वो गैस के रूप में निकलता है ना। तो ये जो गैस है, यही गैस आगे चल के इसको दूधिया रंग प्रदान करेगा। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया होगा इसका आंसर क्या होगा? तो HCl होगा, क्योंकि ये अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व क्या होगा? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होता है, मतलब पानी में घुल सकता है। क्या बोला गया? एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक, और इसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, और ये यौगिक, तो यहाँ पे मेरा सिंपल आंसर होने वाला है कैल्शियम। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य पुरुषों में यौवन की आयु, यहाँ पे देखो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी कि यौवन का उम्र है ना। लड़कियों में ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। अगर लड़की का पूछा जाता, फीमेल का, तो ये 12 से 14 वर्ष का होता, लेकिन ये नहीं पूछा ये वाला। मानव पुरुषों में बोला गया, तो यहाँ पे होगा 14 से 16। ठीक है, जो भी मेरा सटीक आंसर होगा उसी को हम लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो हालांकि ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, लेकिन हम चूंकि हम देख के आए थे, तो इसका आंसर होने वाला है काला। ध्यान से देख लेना, तुम लोग का ये सवाल आए तो ध्यान देना अब तुम लोग, है ना। काला होगा। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस कॉपर सल्फेट के साथ क्या होता है? CuSO4, ओहो, CuSO4 के साथ जब गुजारा जाता है तो यहाँ पे काला रंग का अवक्षेप मिलता है। ये चीज़ को ध्यान देना। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखते हैं। मतलब बोला गया है भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या आसुत जल रासायनिक परिवर्तन है क्या?
बिल्कुल है। उबलना। चीनी का कार्मेलाइजेशन। चीनी का कार्मेलाइजेशन क्या होता है? तुम लोग अपने अपने गाँव में या कहीं पे घरों गाँवों में कतारी से जब गुड़ बनाया जाता है तो उस रस को बहुत उबाला जाता है ना? चीनी को जब गर्म करते हैं ना, गर्म करके भूरा गाढ़ा गाढ़ा रंग आ जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कार्मेलाइजेशन कहते हैं, चीनी का कार्मेलाइजेशन। तो ये वापस से चीनी में बदला नहीं जा सकता। तो हमारा जो होगा रासायनिक परिवर्तन यही होगा, और ये भी पानी में नमक का विघटन, वापस से नमक इससे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी कि इनमें ये होगा आंसर हमारा चीनी में, चीनी का कार्मेलाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं हम। फूल का मादा प्रजनन भाग क्या होता है? तो तुम लोग जानता होगा, फूल का चित्र हम लोग ऐसे करके छापते हैं। ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया वर्तिकाग्र। ये अंडाशय है, ये वाला निचला हिस्सा, निचला हिस्सा अंडाशय है, और यहाँ बीच वाला जो है ये वर्तिका है। ठीक है, तो यही तीनों हमारा आंसर होगा, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होती है? तो यहाँ पे मेरा अगर हिंदी मीडियम का है तो लिखना चाहिए पश्चिमाभि पेशियाँ। पश्चिमाभि पेशियाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीलियरी अंग्रेजी में लिख दिया, सीलियरी पेशियाँ। तो यही वाला आंसर होगा हमारा, आइरिस के कारण पुतली का आकार चेंज होता है, ना कि लेंस का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, आइरिस के कारण पुतली का आकार चेंज होता है, पुतली का आकार चेंज होता है। अगला हम आते हैं, आकाश का रंग नीला, रंग आकाश का जो रंग है वो नीला किसके कारण दिखाई देता? तो याद रखना, प्रकाश के फैलने के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला हम आते हैं, लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है? तो एक बात याद रखना, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इन दोनों का जो फोकस दूरी अगर प्लस में है तो वो होगा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो ये होगा अवतल। तो चूंकि यहाँ पे -4 डायोप्टर है, इसीलिए इसका आंसर अवतल दर्पण, अवतल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मटर का एक शुद्ध लंबे पौधा लेना है। ध्यान से देखो, कैपिटल टी है, और शुद्ध छोटा पौधा, छोटा टी, एक साथ संकरित कराने पर F2 पीढ़ी में पौधों की शुद्ध लंबा और शुद्ध छोटे पौधा का अनुपात बताना। तो सबसे पहले कैसे क्रॉस करना होता है इसको, समझो। सबसे पहले युग्मक बनता है, यानी कि एकक एकक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, इसका भी छोटा टी, छोटा टी। अब ये जो चारों को मिलने का जो संभावना है वो 4 तरीके से है। एक इससे इस तरह से मिल सकता है, एक ये वाला ऐसे मिल सकता है, एक ये वाला इससे मिल सकता है, और ये वाला ही ऐसे। हम लोग चारों को देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये तो कहलाया F1 पीढ़ी। अभी यहाँ पे कहानी सॉल्व नहीं हुई है। F1 पीढ़ी के बाद आता है F2 पीढ़ी, जिसमें हम लोग कि माता और पिता इसी को मानेंगे। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले युग्मक बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बाहर युग्मक बना, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बना। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे, अच्छा हम रंग को चेंज कर लेते हैं, दिखने में आसान होगा। तो
यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब ये आपस में मिलेंगे ऐसे करके, तो हम लोग ध्यान से जब देखेंगे वो यहाँ पे कैपिटल टी होगा ना। चलो, तो एक कैपिटल टी हो जाएगा जो पहला वाला होगा, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो ये तीन ठो लंबे हो जाएंगे और एक बौना, लेकिन पूछा गया शुद्ध लंबा तो यही हुआ ना भाई, और शुद्ध छोटा यही हुआ। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध छोटा का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, एक ये है और एक ये, यानी कि 1:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है। फिर से पढ़ते हैं इसको। एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण बना लिए हम। ये यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और वस्तु रखी हुई है 20 ही सेंटीमीटर पर, है ना, 20 सेंटीमीटर पर। तो पूछा गया वस्तु का आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए u जो हो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, माइनस में इस चीज़ को ध्यान रखना है। f जो दिया हुआ है वो है -25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। उसी से हम लोग आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन उसी से ना। चलो, तो हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f होता है ना भाई। चलो, उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1/v हमको निकालना है प्लस 1/-20। ओहो, 1/-b = 1/-25। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, इस माइनस को जब इधर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो 1/v = 1/-25 प्लस 1/20। अब प्लस को इधर करो या इधर करो, कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी कि 1/v = 1/20, यानी कि 1/20 माइनस 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 हो गया भाई 1/25। अब सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम होगा 100। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो 1/v = आ गया इतना, 1/v जो बचेगा वो होगा 1/100। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो v बराबर यहाँ आ गया हमको 100, ठीक ना, लेकिन प्लस में है, इस चीज़ को ध्यान देना। m = होता है -v/u होता है, ठीक है। अब माइनस हमको फॉर्मूला से आ गया, और भी है हमारा 100, और u कितना दिया हुआ, -20। माइनस से माइनस खत्म, ये 100, तो यानी कि +5 आ गया इसका आवर्धन। +5 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक आध लंबा सवाल भी आते हैं भाई। चलो, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्रत्येक स्तर पर पोषी ऊर्जा कम होती जाती है। देखो, घास को खाया बकरी, है ना,
बकरी, फिर बकरी को खाएगा शेर। तो प्रत्येक स्तर पर, जैसे घास को खाया बकरी और बकरी को शेर, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो घास के अंदर होती है, उसके बाद बकरी में। इसीलिए घास की जो संख्या होती है वो हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि शेर की बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो संसाधन है उपलब्ध बहुत कम है, यानी कि ऊर्जा बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि प्रत्येक स्तर पर जो उपलब्ध ऊर्जा है वो कम होती जाती है, और ऊर्जा विभिन्न क्या लिखा, स्तरों से होकर उत्तरोत्तर जाती है। यानी कि बकरी से वापस घास में जा सकता है क्या ऊर्जा, या शेर से वापस बकरी में नहीं जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक दिशिक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामवर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो इस बात को ध्यान से समझना। एक परिनालिका बना रहे हम, ये परिनालिका है, और इसको जब हम एक साइड से देखें, एक साइड से देखें हम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो ऐसे देखते हैं हम एक साइड से, तो होगा क्या कि जो करंट बह रही होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। वामवर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो घड़ी होता है वो ऐसे चल रहा होता है ना, चल रहा होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे घड़ी की दिशा में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बोला गया, यानी कि जो करंट की दिशा होगी वो ऐसे होगी, है ना। और अपना हाथ को जो फिंगर होगा, है ना, उस चारों फिंगर को उसी दिशा में घुमाने का कोशिश करो। ठीक है, कैसे घुमाएगा तुम लोग भाई? जैसे 4 ठो फिंगर है तुम्हारे पास, है ना, और एक अंगूठा है, तो ये जो फिंगर है इसको इस दिशा में घुमाने का प्रयास करो, और फिर जो तुम्हारा अंगूठा जिस दिशा में जा रहा होगा वही होगा उसकी चुंबकीय धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो समझते हैं, हम लोग जब देखेंगे, कैसे दिखाएं तुमको भाई, मान के चलो चुंबकीय विद्युत धारा इधर से जा रही है, तो हमारा अंगूठा इधर की ओर डायरेक्शन कर रहा होगा, और हम लोग जानते हैं कि चुंबक में साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय धारा बहती है। बाहर में ऐसा नहीं होता, नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन परिनालिका में ऐसा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। यानी कि जहाँ पे हम लोग, जिधर से हम लोग देख रहे होंगे इस दिशा में, वहाँ पे उत्तरी ध्रुव दिखा रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो इसको इसके ऊपर कमेंट करना, हम फुल डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इस बात को समझो कि हम लोग पावर का फॉर्मूला भी आई भी पढ़े हैं, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी पढ़े हैं, और पावर का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय आर भी पढ़े हैं, पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े कि आई स्क्वायर बाय आर। तो यही वाला नहीं होगा। ये कहाँ पे दिया हुआ है? आई स्क्वायर बाय आर कहाँ दिया हुआ है? दूसरे नंबर में। तो बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर। ऐसा कलर लेते हैं भाई जो दोनों में दिखे। चलो, अगला प्रश्न है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घटन क्या कहलाता है? तो पहले हम आँख छाप लेते हैं, यहाँ पे लेंस होता है, तो ये
अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा तो ये यहाँ पे होता है हमारा एक्वस द्रव, मतलब कि एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव, ठीक है। और यहाँ पे होता है काला स्थान, और रुक जाओ काला स्थान दिखाता हूँ। इन दोनों के बीच में होता है एक काला स्थान, ठीक है। तो ये बोला गया काला स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम बता दें कि इनका नाम है, इसका नाम है पुतली। क्या नाम है? पुतली, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा पुतली। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो हम लोग ये बात तो जानते हैं, जग जाहिर है कि नाइट्रोजन ही होगा आंसर इसका। पता है ना नाइट्रोजन क्यों होगा? देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है एक दूसरे के परमाणु के साथ, जो तोड़ना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। अभी तो तोड़ तोड़ देता है, इम्पॉसिबल है, अभी तो तोड़ देता है, पर ये बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड है ये, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये जल्दी टूटता नहीं है, लगभग लगभग अक्रिय होता है, लगभग अक्रिय गैस। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को पैक करने में करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है किसमें? देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत जनरेटर क्या होता है सबसे पहले ये पता है ना? जनरेटर जो तुम्हारे घरों में बाजा बजाने के लिए आता है, तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। बिजली उत्पन्न करता है ना भाई, तो बिजली लास्ट में तो बिजली ही उत्पन्न करना है, लास्ट में विद्युत उत्पन्न करना है। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? ये तो सभी को अभी तक रट ही लिया होगा, 25 सेंटीमीटर। कोई 25 मीटर या 25 मिलीमीटर नहीं बोलेगा, ठीक है, यही होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मानव की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब अपने किसी भी प्रतिबिंब का अपने कहाँ पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। ये बात अभी तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू तुम्हारा प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो सूर्य की ओस वाला पौधा, ये क्या होता है? कार्निवोरस प्लांट, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कार्निवोरस प्लांट। अब ये क्या है, यानी कि इसको फिर से हिंदी करोगे तो पता चलेगा कि ये हुआ मांसाहारी पौधा, यानी कि जो छोटा मोटा कीट भक्षी को पकड़ करके खाता है। तो इसका सही आंसर होगा घास, क्योंकि यही है उत्पादक, बाकी सब खाने वाला चीज़ है ना, मतलब उत्पादक नहीं है ये सब। अगला प्रश्न है, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो ऑक्सिन तो जड़ को बढ़ाता है, इससे तो होगा नहीं। साइटोकाइनिन सेल का डिवीज़न करता है, इससे भी नहीं होगा। एब्सिसिक अम्ल जो है वो एक इनहिबिटर हार्मोन है, हम लोग अंग्रेजी में इसको इनहिबिटर बोलते हैं, यानी कि पत्तियों को या फलों को पका करके गिराने वाला हार्मोन है, तो यही होगा इसका आंसर। चलो, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है प्रभावक से, तो यहाँ पे प्रभावक नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो मांसपेशियाँ हैं वही प्रतिक्रिया दिखाती है जब तंत्रिका कोशिका से सिग्नल आती है। चलो, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत का क्षरण
के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग ये बात कितना बार पढ़ें कि CFC के कारण ओजोन परत पतला होते जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखो, मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, लोहा भी नहीं, लोहा तो सबसे कम है, सोडियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पानी के साथ। अगला है CHO, लास्ट में CHO है ना, इसका नाम लिखना हमको। चलो ठीक है, नाम लिखते हैं हम। 1 2 3, 3 कार्बन है, यानी कि प्रॉप लिख दिए। उसके बाद सभी जगह एकल आबंध है तो एन लिखेंगे, और CHO ग्रुप है ना, तो अल लगेगा, एन लिखते हैं प्लस अल लिखते हैं, पर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह वोवेल है, इसीलिए एक ई को हम लोग काट देते हैं और बनता है मेरा प्रोपेनल। समझ में आया? प्रोपेनल, इसका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिक्रिया, ये हमारा C6 है। देखो अभिक्रिया क्या कहता है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, और बदले में देते हैं हम लोग को ऊर्जा। ये है हमारी श्वसन ऊर्जा, मतलब श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है, यही श्वसन अभिक्रिया, श्वसन इसलिए करा जाता है क्योंकि हम लोग को ऊर्जा मिले, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो हम सबसे पहले एक न्यूरॉन का चित्र बनाते हैं। कौन सा ले, चलो ये चलेगा क्या? नहीं, चलो एक न्यूरॉन छापते हैं तुम लोग को, ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये है हमारा न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट, पता होगा। ये कोशिका काय है, कोशिका शरीर भी यहाँ पे बोला क्या, कोशिका काय। उसके बाद ये है एक्सॉन, और ये है तंत्रिका यंत्र, तंत्रिका अंत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सिग्नल पहले इधर से जाती है, घुसती है, और ऐसे ऐसे हो करके वापस से दूसरी तंत्रिका में घुस जाती है। तो समझो कि कहाँ कहाँ से गए, पहले डेंड्राइट, फिर कोशिका काय से एक्सोन, एक्सोन से तंत्रिका अंत, है ना। तो देखो क्या क्या लिखा गया, किधर गया भाई, डेंड्राइट, उसके बाद कोशिका शरीर, फिर अंश तंतु, इसी को एक्सोन भी बोलते हैं, और तंत्रिका अंत लास्ट में। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 3R, जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। तो 3R हम लोग बार बार हम लोग इसको करेंगे। ऐसा वाला साइन भी तुम लोग देखा होगा, फिर ऐसा रहता है,
ऐसा करके साइन तुम लोग देखा होगा। ये 3R का ही साइन होता है। अब तीनों का क्या मतलब होता है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। यानी कि उपयोग को कम करें, और उपयोग करें तो पुनः चक्रण करें, और रीयूज यानी कि बार बार उपयोग करें, पुनः उपयोग करें। तो कम करना, उपयोग करना और पुनर्चक्रण, रिसाइकल। ठीक है, यानी कि हमारा होगा आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो हम लोग देखेंगे कोशिका द्वार में जल जैसे ही घुस जाता है, जैसे हम बना के दिखा देते हैं अगर परेशानी है तो, ऐसे करके एक द्वार होता है, दूसरा द्वार, और ऐसे करके होता है ना? यही ना कहलाता रंध्र भाई। चलो, तो ये कहलाती हैं द्वार कोशिकाएं, ये साथी कोशिकाएं। तो द्वार कोशिका में जैसे ही पानी घुस जाता है ना, पानी जैसे ही घुस गया तो ये फूल जाएगा, और फूलने की वजह से अभी ये खुल जाएगा, और जैसे ही पानी निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाता है और ये दरवाज़ा बंद हो जाती है। समझ में आया? चलो, कॉपर सल्फेट का घोल, अब हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसी फॉर्मेट पर सवाल आएगा एग्जाम में, इसीलिए तैयार रहना भाई लोग। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग क्या होता है? हम लोग तो जानते हैं क्या होता है। रुक जाओ, नीला कर लेने तो इसको भाई। कॉपर सल्फेट का रंग नीला ही होता है। ठीक है, और जब हम इसको कहाँ पे डुबा दे, जब इसमें लोहा डुबा दिया जाता है तो ये बन जाता है आयरन सल्फेट, और इसका रंग हरा हो जाता है। ठीक है, वो वाला एक्सपेरिमेंट तो याद होगा ना? कॉपर सल्फेट लेना होता है जिसका रंग नीला होता है, इसी को नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं इसको। जैसे ही इसमें कोई आयरन का कील डालते हैं तो आयरन में सब कॉपर बैठ जाता है। इसका एक अभिक्रिया भी लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट रहता है, इसमें जैसे ही आयरन डालेंगे तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा, और बच जाएगा तुम्हारा कॉपर, जो कि जमा हो जाता है किसके ऊपर? इस कील के ऊपर ऐसे जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है, पहले नीला होता है, अब ये हरा हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आभूषण बनाने के लिए प्लैटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहली बात, ये चमकीला होता है। चमकीला नहीं होता तो इसका उपयोग किया जाता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, या अभिक्रियाशील होते ही नहीं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, चलो, वही लिखा गया, आभूषण बनाने के लिए प्लैटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये धातुएं आकर्षक, चमक वाली, और ये आसानी से आकार देने योग्य होती है, और जंग और क्षरण भी इसका नहीं होता। साथ ही ये टिकाऊ होती है, इसीलिए लंबे समय तक सुंदर बनी रहती है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं ना। ये लिख लेना तुम लोग, है ना। अगला सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आंसर भी दिखा देंगे, है ना। देखो, हमारा जो पृथ्वी है वो ये है ना, ये पृथ्वी हमारा, और जब सूर्य शाम होने वाला रहता है या सुबह होने वाला रहता है तो ये क्षैतिज दिशा पर रहती है। ये बात समझ में आई? तो मतलब मान के चलो, ये दोपहर में यहाँ पे है, और शाम में यहाँ, और सुबह में यहाँ।
तो होगा क्या कि इस शाम और सुबह में सूर्य का जो प्रकाश का किरण है वो सबसे लंबा दूर ट्रैवल करके आ रहा होता है। उस दौरान हमारी ये जो किरणें हैं, इनको हमारे पृथ्वी के वातावरण से भी होकर के आना पड़ता है ना। तो वातावरण से अपवर्तन होती है, और अपवर्तन के कारण लगभग जो जितने भी छोटे तरंगदैर्घ्य जैसे कि बै जानी हापी ना ना तकले, मतलब बैगनी जामुनी, ये सब करके सारा का सारा रंग बिखर जाता है। और जो लास्ट में शाम और सुबह में जो हमारे आँखों तक पहुँच पाती है, चूँकि क्यों पहुँच पाती है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो काफ़ी दूर तक को होता है ना, काफ़ी बड़ा बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है उसका। इसी के कारण वो कम एनर्जी लेकर के, कम ऊर्जा लेकर के काफ़ी दूर ट्रैवल कर लेता है और हमारे आँखों तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम लोग को शाम को और सुबह को जो आसमान है वो लाल दिखाई देता है। अब इस आंसर को देख के लिख लेना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करता है। इस दौरान नीली और छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें वायु के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णित यानी बिखर जाती है, जबकि लाल रंग की किरणें कम प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला है कार्बन दो रूपों एक्स और वाई में मौजूद है। एक्स जो है वो सबसे कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है ना, और ये कार्बन का भी अपरूप है ना, कार्बन का रूप है। चलो, उसके बाद वायु जो है वो बोला गया है विद्युत का सुचालक है। और ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट, है ना। ऐसा करके भी सवाल आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, एक्स में हो जाएगा हीरा और वाई में ग्रेफाइट। चलो, मानव मस्तिष्क में कौन सा अंग मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग, पहला जो है वो है कि चिंतन भाग कौन सा है, तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, जैसे कि हम मस्तिष्क बनाए, अरे यार इसको कैसे बोल, चलो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है वो सोचने समझने के लिए काम में लाया जाता है। और दूसरा सवाल है संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए अग्र मस्तिष्क में एक भाग है सेरेबेरम। क्या नाम है? सेरेबेरम। तो सेरेबेरम का उपयोग करके हम लोग चिंतन का काम करते हैं। और पीछे का मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए, मुद्रा को बनाए रखने के लिए करते हैं। अब इसका आंसर भी देख लो। मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग सेरेबेरम है। और ये कहाँ पे स्थित 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 होता है? प्रमस्तिष्क, या इसी को अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। सुन लो, इसी को प्रमस्तिष्क, नहीं, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है प्रमस्तिष्क, उसी को हिंदी में मतलब इंग्लिश में सेरेब्रम कहता है। और संतुलन बनाए और मुद्रा को बनाए रखने के लिए सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क का काम होता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिम मस्तिष्क में, ठीक है। देखो, CO2 गैस का परिलक्षण लिखना है, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, ठीक ना। तो CO2 जो होता है वो चूना पानी यानी कि CaOH में जाते ही क्या हो जाता है? दूधिया रंग देने लग जाता है ना, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो गई। SO2 का हम लोग पहचानने का एक तरीका है गंध। इसका इसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है, मतलब बहुत खराब गैस होता है, इसको कभी सूंघने का प्रयास मत करना। चलो, पानी में प्रवाहित करने पर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलो, एक ये भी तरीका है, देखते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को
कहाँ पे अम्लीय परीक्ष कोई अम्ल में डालते हैं तो ये बनाता है H2CO3 और ये अम्लीय होता है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय परीक्षण SO2 गैस को पानी में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और ये भी नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें उपस्थित कार्यात्मक समूह को लिखिए। तो प्रोपेनॉन, नॉन जो है वो ओन से आया हुआ है ना, यानी कि ये कीटोन परिवार का हिस्सा है, यानी कि कीटोन का, ये अल्डिहाइड का, ठीक है, और ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रकार्यात्मक समूह लेकर बैठा हुआ है ना, यही ना होगा आंसर। चलो, निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार ऑक्सीजनित और ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए और उस मार्ग का भी उल्लेख कीजिए जिसके माध्यम से वे रक्त ले जाते हैं। चलो, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी किसको बोलते हैं पता है तुम लोग को? एक छोटा सा हार्ट छापते हैं अपनी तरफ से। चलो, ये हार्ट है, इसमें से होता क्या है कि इधर से नीला खून आ रहा है और इधर से जाएगा और दोनों लंग्स में जा कर के भर देगा और बोलेगा शुद्ध कर दो, है ना। तो ये जो ले जाने वाला पाइप है इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुसीय धमनी। देखो, भले ही इसका नाम धमनी है पर इसमें ऑक्सीजन, वी ऑक्सीजनित रुधिर भरा हुआ है ना। चलो, अब इसको लाल रंग से हम दिखाते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ऑक्सीजनित हो गया तो ये आएगा इसमें और यहाँ से जा कर के ये पूरा शरीर में चला जाएगा और पूरा शरीर में जब उपयोग करा जाएगा, कोशिकाएं इसका उपयोग कर लेंगी, तो यहाँ से अब नीला वापस लेते हैं। अब ये नीला कलर का जो दिखा रहे हैं हम, वो खून इधर से आएगा, है ना। तो ये कहलाता है हमारा फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सिरा। एक बात समझो कि हार्ट से यानी हृदय से जो खून को बाहर ले जाने वाला नली है, उसको हम लोग धमनी बोलते हैं और हार्ट में लाने वाले खून को सिरा बोलते हैं। तो ये भले इसमें लाल मतलब कि ऑक्सीजनित खून है, शुद्ध खून है, लेकिन फिर भी ये हार्ट के अंदर ला रहा है तो फुफ्फुसीय सिरा कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी में भी ऑक्सीजनित रुधिर है। तो बोला गया है फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रहता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन रहित, है ना। ऑक्सीजन रहित ना, ऑक्सीजन उसमें नहीं है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये ये वाला कंपार्टमेंट का नाम है दायां निलय। दायां निलय से लेकर के फेफड़ा तक का जो रास्ता है उसको जोड़ने का काम करता है फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। और महाशिरा, महाशिरा ये जो है ना, महाशिरा है, महाशिरा में भी ऑक्सीजन रहित खून ही होते हैं और ये शिरा और आलिंद, दायां आलिंद
को जोड़ने का काम करता है। इसी का आंसर एक बार बढ़िया से देख लो। फुफ्फुसी धमनी, रक्त का प्रकार ऑक्सीजन रहित रक्त होते हैं इसमें। मार्ग क्या है? यह हृदय के दायां निलय से फेफड़ों तक ले जाता है। महाशिरा, इसमें भी ऑक्सीजन रहित होती है। मार्ग, यह रक्त से शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक दायां आलिंद तक लाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मेरा बात को, इसको भी हम समझा दिए। सफेदी करने के लिए पदार्थ एक्स विलियन का उपयोग किया जाता है। एक्स का नाम बताएं। तो हम बता दें, जो दुकान से हम लोग खरीदते हैं वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको बाजार से लाएं, पानी में डालेंगे, तो पानी में जब डालते हैं तो ये बदल जाता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। अब ये जो टूटा है, ये जो बना है, इसको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको हम दीवार पर पेंट करेंगे, है ना। दीवार पर पेंट करेंगे, तो दीवार पर पेंट करेंगे तो साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक कठोर पदार्थ है और हमारी दीवार पर एक पपड़ी की तरह चिपक जाता है ना, और चमकता भी है। तो इस तरह का अभिक्रिया दिखाई देने को मिलता है। एक्स का नाम है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये ध्यान में रखना। ऊपर वर्णित एक्स को जल के साथ अभिक्रिया, तो अभी लिख दिए हम, जल के साथ अभिक्रिया को इतना ही तक लिखना। ठीक है, हम पूरा बता दिए। आगे है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो यह क्या विरोधाभास उत्पन्न करता है? इस आधार पर समझाइए कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं प्रतिच्छेदित कर सकती। देखो, एक चुंबक हम लेते हैं नॉर्थ साउथ, अगर गलती से हम ऐसे करके ऐसे करते हैं इस बिंदु पर, अब क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है ना। मान के चलो यहाँ से एक बिंदु पर हम प्रतिच्छेदित जबरदस्ती करवा दिए, तो जब यहाँ पे हम रख के देखेंगे कंपास को, तो ये वाला दिशा दिखाएगा या ये वाला दिशा दिखाएगा? अगर दिखाना होगा तो एक ही दिशा दिखाएगा ना, यानी कि यहाँ पे अल्टर ही चला गया। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा को दिशा को दिखाता है, और दो दिशा कभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसका सुई एक ही दिशा में दिखाता है ना, एक ही होता है ना उसका सुई, तो दो टूट करके तो दिखाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे देखो विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग देखेंगे कि कभी चुंबकीय क्षेत्र प्रतिच्छेदित नहीं करती है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है। हम बताएं, चुंबक की दिक् सूचक का जो दिशा होगा वो एक ही होगा। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, आपके पास 2 विलियन एक्स और वाई है। एक्स का पीएच मान 6 है और वाई का 8 है। इसमें विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा होगी? इनमें से कौन सा विलियन अम्लीय और कौन सा क्षारकीय? तो हम लोग जानते हैं 7 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, 7 के नीचे वाले को अम्लीय, और 7 से ज़्यादा वाले को क्षारकीय मानते हैं। यही हम लोग जानते हैं ना। चलो, तो यहाँ पे बोला गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में होगी। देखो, पूछा जाए कि क्या क्षारक में हाइड्रोजन आयन होती है, तो लिखेंगे बिल्कुल बिल्कुल होती है। पर क्षारक में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो कम होती है
हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में, है ना। लेकिन अम्ल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए अम्लीय प्रकृति का दिखाता है ना। यानी कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। यहाँ पे लिखेगा अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, है ना, अधिक होगी। और पूछा गया इनमें से कौन अम्लीय कौन सा क्षारकीय, तो pH 6 वाला अम्लीय होगा ना, पता होगा सबको। और pH 8 वाला क्षारकीय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों को सुरक्षा कैसे करती है। तो हम लोग समझते हैं फ्यूज आखिर दिखता कैसे है। देखो यहाँ पे रहेगा मेन तार जो बहुत मोटा होता है, यहाँ पे भी रहता है, और दोनों को जोड़ने के लिए एक पतला सा तार ज्वाइंट करा जाता है, जिससे एक निश्चित, मान के चलो इसकी क्षमता है 5 एम्पियर की। जैसे ही 5 से 7 एम्पियर इसको दिया जाएगा तो ये गर्म होकर के पिघल जाएगा और ये परिपथ को तोड़ देगा, तोड़ देगा ना। इस प्रकार से फ्यूज परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, चलो इसको, इसका आंसर भी देख लो बढ़िया से। फ्यूज तार विद्युत उपकरण की सुरक्षा कैसे करता है। फ्यूज तार कम गलनांक का बना होता है। जब परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण तो फ्यूज का तार गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है। इससे उपकरणों में अधिक धारा नहीं पहुंचती है और वे क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब है, प्रतिरोध की गणना करना है। अगर वोल्ट दिया हुआ है हमारा 220 वोल्ट और उससे करंट बह रहा है 10 एम्पियर का, तो प्रतिरोध की गणना करनी है ना। हम लोग ओम का नियम तो पढ़े हैं, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। हम लोग को आर निकालना है, तो आर को एक साइड रखेंगे तो V बाय आई हो जाएगा। तो आर को जब हम निकालेंगे तो 220 वोल्ट दिया हुआ है ना, यही वाला, और आई दिया हुआ है 10, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि आर जो आया मेरा 22 ओम आया, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, अपघटक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में से उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा। तो समझते हैं अपघटक क्या है। अपघटक वे सूक्ष्मजीव या वे जीवाणु होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु या कवक, जो मरे हुए पेड़ पौधों या जानवर को खाती है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देती है, ठीक है। ये जीव प्राकृतिक में एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करती है। यानी कि सोचो एक शहर का जिसमें केवल कचरा ही फेंका जा रहा है, उसको साफ नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं ना, अगर काम ना करे तो क्या होगा, पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। वही होगा अगर पारिस्थितिकी में अपघटक ना रहे तो बीमारियां फैलेगी और कई तरह की समस्याएं, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबा वाला एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के सामने
क्या क्या एक बार बढ़िया से देखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर दिया गया है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई और यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण ध्यान से देखना है ना। आर दिया हुआ है इतना, तो एफ बराबर हो जाएगा मेरा 15 सेंटीमीटर। और चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, तो ठीक है, जो जो दिया हो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग का एफ तो पता चल गया है, प्लस 15 सेंटीमीटर। चित्र छापते हैं सबसे पहले। चित्र नहीं छापेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है वो है 30 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी 15 हो जाएगा और यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर ऊंचा वाला कोई वस्तु होएगा, है ना, जो रखा हुआ है कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पर, है ना। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हम लोग को v निकालना है, तो इसको करेंगे इधर, तो इधर माइनस में चला जाएगा, 1/f हो जाएगा माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f, दिया हुआ है 15, और इसी को ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में लेना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। -1/-20, माइनस से माइनस खत्म। 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, यहाँ पे होगा 15 चौक 60 और प्लस में 3, बिल्कुल 3 ही होगा, सब कुछ सही है। पंद्रह, बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे। 7/60 1/v इज इक्वल टू, तो v आ जाएगा मेरा 60 v आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 7, 7×56.4 ऐसे करके आता रह जाएगा, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा, उसकी स्थिति हम बता दिए, 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। m होगी -v/u, यानी कि -v हुआ 8.6, u दिया हुआ -20, माइनस से माइनस का खत्म, 8 दूनी 16, 0 पॉइंट लगभग 1.25 के आसपास, 1/2.5 कितना हो जाएगा भाई, 1/5 यानी कि 0.2, इतना लगभग आवर्धन होगी, ठीक है। साइज भी बता दिए, आवर्धन इतने दिया हुआ है ना। चलो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 5, 1 सेंटीमीटर, ये इतनी हो जाएगी ऊंचा। मिश्र धातु और संलय को परिभाषित करना है कांस्य और पीतल का।
मुख्य घटक क्या है ये भी बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसको उस समांगी मिश्रण को, होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। और संलय, इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है अमलगम। का परिभाषा देखो, जब किसी धातु का में एक घटक पारा हो, कुछ भी धातु कोई भी हो, पर एक घटक जो होगा वो पारा होगा, Hg होगा, है ना, मरकरी, तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम का अमलगम भी होता है ना। और अलग अलग अमलगम होता है जिसमें पारा जुड़ जाता है, उसको अमलगम बोलते हैं। पीतल और कांसा, पीतल को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लंबे मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा के बीच संकर कराया गया। विश्लेषण कीजिए कि F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा क्यों नहीं दिखाई दिया। चलो तो सबसे पहले हम करके देखते हैं। एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है, दोनों में जब संकर कराएंगे तो सबसे पहले युग्मक बनेगा, है ना। उसके बाद ये दोनों जब आपस में ये करेंगे तो सारे के सारे हम लोग देखेंगे कि F1 पीढ़ी में लंबे पौधे होते हैं। अब कारण क्या है ये भी पूछा है ना। तो चूंकि F1 पीढ़ी में, क्या ये F1 पीढ़ी है, चूंकि F1 पीढ़ी में दोनों लंबे पौधे और छोटे पौधे दोनों का गुण है, और जिसमें लंबे पौधे प्रभावी लक्षण है। क्या है? प्रभावी लक्षण है, इसीलिए प्रभावी लक्षण ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा नियम लग गया? प्रभावी लक्षण का नियम। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है? तो हम देखेंगे कार्बन का दो गुण है, एक है श्रृंखलन गुण और दूसरा गुण है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता गुण, ये दोनों क्या है? श्रृंखलन गुण क्या है? कार्बन कार्बन के बीच जुड़ने का एक अद्वितीय क्षमता होती है कार्बन परमाणु के पास, उसी गुण को हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन अपने कार्बन के साथ श्रृंखला भी बना सकता है, शाखा भी बना सकता है और चेन भी बना सकता है। और तो और कार्बन अपने परमाणु के साथ द्विआबंध त्रिआबंध के साथ भी जुड़ सकता है ना, इसी गुण को। और चतुसंयोजकता, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ना कि किसी को देने से और ना ही किसी को लेने से ये आबंध बना सकते हैं। ये साझा करना पड़ता है इसको, है ना, साझा करना पड़ता है। और साझा करने के क्रम में ही ये बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए असंख्य परमाणु जुड़ते हैं। इनमें से कुछ असंतृप्त और संतृप्त यौगिक क्यों कहा जाता है? देखो, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होगा, इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतृप्त
हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हुआ तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। इन दोनों का इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इन दोनों आपस में चूंकि जुड़े हुए हैं, जब तक कि इनमें एकल आबंध ना हो जाए ये लगभग अभिक्रियाशील ही होते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आगे है इनका नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि और इथेन दो है ना, ब्रोमो इथेन। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है और 2 है, तो 6 का होता है हेक्स और 2 कार्बन हेक्सीन। इसका आंसर हेक्सीन हो जाए। विद्युत चुंबक क्या है, इसके दो उपयोग बताएं। विद्युत चुंबक कैसे बनते हैं यह दर्शाने के लिए नामांकित चित्र आरेख बनाएं। तो विद्युत चुंबक क्या है ये बता देते हैं। वैसे चुंबक जो विद्युत के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वैसे अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब कि जिसको जब चाहे बदल सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, तो वैसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं जो बिजली से चलती है, विद्युत से चलती है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? एक लोहा लो, या लोहा मतलब कि तीन ही चीज होते हैं जिससे कि हम लोग बना सकते हैं। लोहा हो सकती है वो, निकेल हो सकती है, और कोबाल्ट हो सकती है ना। कोबाल्ट आ रहा था। चलो ये तीन हो सकती है, जिसके आपस में तार लपेट दो, है ना, कुंडली तार बना दो, और इससे हम लोग डीसी करंट को प्रवाहित करेंगे। डीसी करंट को प्रवाहित करेंगे, थोड़ा देर प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये वही चुंबकीय क्षेत्र इस पदार्थ को फिर बाद में चल के जब हम इसको निकालेंगे तो अब ये चुंबक बन चुका होगा, है ना, चुंबक बन चुका होगा। तो हम लोग तो अभी जाने कि, और इसको बनाने का तरीका का चित्र आरेख भी यही है। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त नाम नरम लोहे के क्रोड का उद्देश्य बताइए। देखो नरम लोहा का क्रोड, लोहा है ना, इसी यही सबको बोलते हैं नरम लोहा का क्रोड। इसी का उपयोग इसीलिए करा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी आपस में हम लोग जब, अगर तुम लोग मेरा चुंबकीय वाला वीडियो देखा होगा तो हम लोग बताए थे, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं जो इस तरह से एक दिशा में एकत्र होते हैं। अब जो नरम लोहा है उसका जो ये जो परमाणु है आपस में बहुत लचीली होती है, जिधर चाहे उधर हम लोग आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग करा जाता है। यदि विद्युत चुंबक का पदार्थ स्थिर है तो उसकी शक्ति बढ़ाने का तरीका बताएं। चलो इसमें कुंडली बढ़ा सकते हैं हम। अगर ये कुंडली को बढ़ाते जाएं तो उसमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुम कुंडली, यार क्या क्या, कुंडली बढ़ाने से और फिर करंट बढ़ाने से, विद्युत बढ़ाने से, है ना, ये दो चीज बढ़ाएंगे तो हमारा ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग भी लिखने के लिए बोला तो इलेक्ट्रिक बेल, या बड़े बड़े जैसे क्या बोलते हैं कूड़ा, मतलब कबाड़ को उठाने के लिए भी इसका उपयोग करा जाता है ना, इलेक्ट्रिक बेल में, और कूड़ा उठाने वाले बड़े बड़े मशीनों में इसका उपयोग करा जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का यानी कि विद्युत चुंबक का। अगला है दो तार समान लंबाई वाले चलो उसका उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तारों के लिए समान है। तो दोनों तार के लिए क्या समानता होगी? प्रतिरोधकता। प्रति अरे यार, प्रतिरोधकता दोनों के लिए, जिसको हम रो से दर्शाते हैं, ये दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है। उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तार के लिए अलग अलग होगी, है ना। चूंकि एक पतला है दूसरा मोटा है ना, तो दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगी। तो प्रतिरोध डिफरेंट होगी, यानी कि अलग अलग होगी। और फिर बोला गया तारों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। बोला गया है यदि ए तार का प्रतिरोध बी से 4 गुना है, मान के चलो R1 एक है और R2 है, तो ये 4 गुना है R2 से, ठीक है। हम लोग क्या लिखें? ये तार का प्रतिरोध P का 4 गुना है। चलो तो R रो L1 बाय A1 लिखते हैं इसको। इसको रो L2 बाय A2 लिखते हैं। अब लंबाई समान है तो लंबाई से लंबाई खत्म, रो से रो खत्म, तो A1 डिवाइड बाय A2 जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा 4 डिवाइड बाय, जो भाई 4 डिवाइड बाय 1, यानी कि जो मेरा तार का यहाँ पे ये 4 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम गलत कर रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। यानी कि जो ए तार होगा, है ना, उसका तार पतला होगा और उससे 4 गुना मोटा होगा A2 का, A1 का से, है ना, यही बोला गया। उसके बाद उसके त्रिज्या का भी अनुपात। अब हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, हम लोग जानते हैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर वन का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, पाई आर टू का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं ये है 1/4। अब पाई से पाई खत्म, अब R1 अब R2, R1 बाय R2 जो होगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चढ़ जाता है, तो 1/4। R1 डिवाइड बाय R2 जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या क्या निकाले? ये निकाले एरिया का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात, सभी हो गया आंसर। यदि हम एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा? हमारी पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगी। मान के चलो घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है शेर, ठीक है। अगर हम घास को ही हटा दें यहाँ से, तो ना बकरी रह पाएगा ना शेर रह पाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चौपट, है ना। तो ये सब लिख सकते हैं। ओजोन परत से को होने वाले नुकसान चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि ओजोन जो है उत्तरी, है ना, ये समताप मंडल में एक परत बनाए हुए है जो कि आने वाले हानिकारक यूवी किरणें को रोकती है, आने से रोकती है ना। अगर ये ना रहे तो हमारा स्किन कैंसर जैसे घातक बीमारी से हम लोग जूझेंगे, है ना।
तो ध्यान देना इस बात को। उसके बाद एक और सवाल है, 10 सेंटीमीटर लेंस से कितनी दूरी पर बिंब को रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर। ओहो, एक ये दिया हुआ है, उत्तल लेंस फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, कितना 20 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु को। यदि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, चित्र सहित इसकी। चलिए ठीक है सर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 10, ये 10 और ये 20। चलो, तो होगा क्या कि यहाँ से जब ऐसे करके जाएगी तो अगर अगर मेरा ये गलत हो गया भाई, तो होगा क्या कि यहाँ से ऐसे करके जाएगी और इसका दूसरा जो रेखा होगी वो यहाँ से पास करेगी और वापस से यहाँ पे जा कर के मिलेगी। ये हो गया इसका चित्र आरेख, ठीक है, और यही होगा इसका आंसर, है ना, अपना आसानी से कर लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव हृदय के माध्यम से दोहरा परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। इसको हम लोग कर लेंगे आसानी से कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू भाई लोग। लव फ्रॉम गुरु मंत्रा, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना।